हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं मौकम सिंह। तो अपने बेटा आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी क्लास 12th है, आपको पता ही है। उसकी इंग्लिश लिटरेचर और उसकी प्रूडेंस बुक में से नॉन फिक्शन शुरू करने जा रहे हैं। फिक्शन कर चुके हैं, यानी कि जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं। पोइट्रीज कर चुके हैं। 10 पॉइंट्स थी आपकी, अलग अलग राइटर्स की, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स थी, वो अपने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद 2 ड्रामास थे, वो भी अपने डिस्कस कर चुके हैं। अभी नॉन फिक्शन में आपके 4 चैप्टर्स हैं। पहला जो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं, डज कल्चर मैटर। डज कल्चर मैटर। क्या भाई कल्चर से, संस्कृति से कोई फर्क पड़ता है? बताओ भाई, पड़ता है या नहीं पड़ता? तो फायदा है इसका, फर्क है कोई? तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता ही है, डज कल्चर मैटर किसकी रचना है? इट्स एसे रिटन बाय E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर यानी कि एडवर्ड मॉर्गन, ऑयन मॉर्गन वाला एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ये कितना ग्रेट राइटर है वो एट द एंड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जब अपने चर्चा करेंगे। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, उनकी रचना है, उनका एसे है डज कल्चर मैटर। एंड इन दिस एसे he just shows his intense concern about the loss of culture, the lack of आप कह सकते हैं केयर। लोग आजकल के कल्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दे आर जस्ट इग्नोरिंग देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, देयर पास्ट वैल्यूज, व्हाट देयर एंसेस्टर्स गेव देम, व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट। In the sake of modernism, they are ignoring everything. They are ignoring culture. They are ignoring tradition. Before going to the essay, I will discuss E.M. Foster. उनके बारे में चर्चा करेंगे। E.M. फॉस्टर का जन्म हुआ 1879 में इंग्लैंड में। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1879 में। इनकी डेथ हुई 1970। कब हुई? 1879 में बर्थ, 1970 में डेथ। लगभग 91 ईयर इन्होंने दुनिया देखी, ठीक है, एंजॉय किया। तो इंग्लैंड में बर्थ हुआ, इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई। तो इंग्लिश राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, फिक्शन राइटर हैं, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते रहे हैं, ऐसे भी लिखते रहे हैं, और लिबरलिस्ट भी हैं, ठीक है। तो इनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 साल 16 ईयर्स, अलग अलग 16 साल, लगातार नहीं, भी कभी 3-4 बार, इस बार 3-4 बार, फिर कभी 16 times, different 16 times he got nominated for Nobel Prize। 16 बार नॉमिनेट हुए नोबेल प्राइज के लिए। मिला नहीं वो अलग बात है, लेकिन नोबेल प्राइज के लिए 16 बार कोई आदमी नॉमिनेट होता है तो वो कोई मामूली बात नहीं है। नॉमिनेट ऐसा नहीं भी एक बार अच्छी चीज लिख दी तो वो लगातार नॉमिनेट ही होता रहेगा कितने सालों के लिए, नहीं। यानी कि वो उस साल के कंट्रीब्यूशन देखते हैं, उस काफी समय में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो देखो कितने लंबे समय तक इन्होंने राज किया लिटरेचर के ऊपर। 16 times different years he got nominated for Nobel Prize. He got nominated for Nobel Prize.
एंड उन्होंने डिग्री की किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से उन्होंने डिग्री की। डिग्री किसमें की? डिग्री उन्होंने की हिस्ट्री एंड क्लासिक्स में से। हिस्ट्री एंड क्लासिक में उन्होंने डिग्री की किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। और ही यूज्ड टू ट्रैवल, उनको फॉन्ड ऑफ थे यानी कि शौकीन थे घूमने के। ही ट्रैवल्ड इटली, ही ट्रैवल्ड जर्मनी, ही ट्रैवल्ड ग्रीस, जिसे आजकल ग्रीस ही कहते हैं। पहले आप पुरानी फिल्में देखते हैं जिसमें यूनान कहा गया है, और आप ये भी देखते हैं ग्रीक लैंग्वेज में इसे ये कहा जाता है। तो दे वर वेरी एडवांस्ड, नाउ दे आर कोलैप्स्ड। चलो अपने ग्रीस को भी ना आप इस ऐसे से जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे, अब याद रखना ग्रीस को, ठीक है। यानी कि यूनान अभी मेरे दिमाग में आया, ठीक है। तो ग्रीस घूमे, इटली घूमे और जर्मन घूमे। उसके बाद भाई साहब इंडिया भी आए। इंडिया आए तो कौन नहीं यहाँ का मुरीद हो जाता। भाई साहब भी शौकीन थे और इन्हें इंडिया पसंद आया। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की शांति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के लोग, यहाँ की विविधताएं इनको पसंद आई। 3 बार आए और इन्होंने एक नॉवेल लिखा, अ पैसेज टू इंडिया, और बहुत ही फेमस हुआ वो नॉवल, अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया इनका नॉवेल बहुत ही फेमस हुआ। 3 बार इंडिया आए थे और उन्हीं बातों पर, उन्हीं एक्सपीरियंसेस पर को लेकर इन्होंने क्या लिख दिया, एक नॉवेल लिख दिया। इनके जो अदर फेमस नॉवेल्स हैं वो है ए पाथ दैट नेवर ट्रेड, अ लॉन्गेस्ट जर्नी, अ रूम विद अ व्यू, ठीक है। एक इनका और था वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जहां एंजल्स जाने से डरती हैं, ट्रेड का मतलब जाना, ठीक है। एंड अ रूम विद अ व्यू, इनका बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ इनकी राइटिंग थी। इनका जो जेनर रहा है राइटिंग्स का, अभी किस तरीके की ये राइटिंग्स लिखते हैं, तो ये लिखते रहे हैं रियलिज्म पर, मॉडर्निज्म को लेकर और सिंबोलिज्म में, ठीक है। दिस इज द जेनर ऑफ हिज राइटिंग। और ये जो इनके मुद्दे थे लिखने के, वो थे सोशल डिस्पैरिटी, ठीक है, हाइपोक्रेसी, क्लास डिफरेंस, जेंडर, होमोसेक्सुअलिटी, और इन सभी चीजों पर ये ज्यादातर लिखते रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी पर, जेंडर पर, और क्लास डिफरेंस पर, हाइपोक्रेसी पर, लोगों में आपस में कितना भेदभाव है, इस पर इन्होंने लिखा है। अ पैसेज टू इंडिया उनके सबसे फेमस नॉवल में से एक था। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, 16 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होना इज नॉट अ बेबी थिंग, ठीक है, एक छोटी बात नहीं है। और इनके जो इन्होंने 2 वॉल्यूम्स भी क्रिएट किए, इन्होंने अपने ऐसे इकट्ठे किए। एक था अ बिंजर हार्वेस्ट, द अदर वाज 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। एक था एवेंजर हार्वेस्ट, एक था 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। तो अब भाई 16 बार नॉमिनेट हो चुके बंदे का अपने ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है मेरे बच्चों। 91 साल के होके मरे हैं, 16 साल नॉमिनेट हुए हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। 91 बहुत बड़े होते हैं, लेकिन छोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट में नॉमिनेट नहीं हुए बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो इनका ऐसे डज कल्चर मैटर, और इनकी ये इंटेंस कंसर्न दिखाता है कि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, दे आर लूजिंग इंटरेस्ट and they are not paying interest and concern towards their ancestors' culture, what they have learned, what they have got from their forefathers. तो अभी बात करते हैं यूनान की, ग्रीस की।
इस चैप्टर में इन्होंने यही बताया कि कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। कल्चर में सब कुछ आता है बेटा, पुराना म्यूजिक आता है, पुराने ट्रेडिशन आते हैं, पुरानी आर्ट आती है, पुरानी बुक्स आती है, एवरीथिंग इन द कल्चर, उनका वियरिंग भी आता है, एवरीथिंग, यानी कि कल्चर में बहुत कुछ होता है। ठीक है, रहना सहना खाना पीना भी कल्चर का ही हिस्सा है। ठीक है, हर एक कल्चर की अपना थिंकिंग प्रोसेस होती है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो भी कल्चर में ही आता है। तो क्या हुआ, उम्मीद है आप पुरानी फिल्में देखते होंगे हॉलीवुड की, और मेरे को ये भी उम्मीद है भी आप हिंदी में देखते होंगे डब्ड। ठीक है, तो उसमें जो अक्सर वो जो राजाओं महाराजाओं वाली फिल्में होती हैं, या तो वो मिस्र पर होती हैं, इजिप्ट पर, या वो यूनान पर होती हैं। यूनान जिसे आजकल ग्रीस कहा जाता है, पुराने जमाने में सबसे बड़ी सभ्यताओं में या किंगडम्स में रहे हुए हैं, या तो रोमन्स यानी कि इटालियंस, या यूनानी यानी कि ग्रीक। तो उस समय में इतनी फलती फूलती सभ्यताएं, डायनेस्टीज एकदम कोलैप्स कैसे कर गई। आज ग्रीस को कोई नहीं जानता भाई, आप जानते हैं, नाम सुना है, वैसे जानते हैं उसकी इंटरनेशनल वैल्यू है कोई नहीं है। जो रौब, जो दबदबा फ्रांस का है, जापान का है, जर्मन का है, इंडिया का है, अमेरिका का है, कनाडा का है, इंग्लैंड का है, वो ग्रीस का है नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता। ठीक है, लेकिन एक समय वो सबसे महान थे, पता नहीं कितने 100 साल उन्होंने राज किया। इट मींस दे वर वेरी एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस थे हम में से। लेकिन एक पीक पॉइंट होता है, उसके बाद खत्म होना होता है। ऊपर जाती है कोई चीज, कभी तो वापस आएगी ना, वो बीम के फेंकेंगे आती थोड़ा भी कभी आएंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, इट इज सैड, इट्स अ पॉपुलर नोशन दैट कि उन्होंने अपना कल्चर को बुला दिया। दे गॉट इग्नोरेंट ऑफ देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। कौन? ग्रीक। एंड नाउ दे आर नोवे, वो अब कहीं भी नहीं है, कोलैप्स कर रही है उनकी जो इकोनॉमी है, उनका कंट्री बैंकरप्ट हो रही है, घाटे में जा रहा है देश, बिकॉज दे आर नॉट दैट ग्रीक्स वी आर हर्ड ऑफ। हमने जो सुने हैं वो ग्रीक नहीं है, उन्होंने अपना कल्चर वो नहीं संभाला, वो अपना उनका जो शानो शौक था वो नहीं संभाला। ठीक है, मॉडर्निज्म के पीछे लगे, मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म, चेंज, अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन, दे लॉस्ट एवरीथिंग। वो कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। समझ रहे हैं आप? ऐसे मान लो कि कई बार होता है कि एक सादे से घर का लड़का कॉन्वेंट स्कूल में लग जाए, आई एम ऑल्सो एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, बट जस्ट लर्न द थिंग आई वांट टू कन्वे, कि एक सादे छोटे से घर का, एक सिंपल फैमिली का लड़का, एक बच्चा goes to convent and try to learn English, और वो अपने घर की भी भाषा नहीं सीख पाता और इंग्लिश भी नहीं सीख पाता, इंग्लिश में मुंह मारता है, इंग्लिश में परफेक्ट हो नहीं पाएगा और अपने घर की भाषा वो सीख नहीं पाया। दिस इज व्हाट हैपेंड टू ग्रीक्स, मॉडर्निज्म। ठीक है, मॉडर्निज्म के पीछे, अपग्रेडेशन के पीछे भागते भागते आप वो भी खो देते हैं जो आपके पास था। And the very essay is just defining the same problem. Why culture matter? Does culture matter? And its answer is yes, a strong yes. Culture matters. Culture matter करता है। आज इंसान जो है, ह्यूमन nowadays, अपने निएंडरथल से बने हैं, यानी कि होमो सेपियंस स्पीशीज मिलियंस ईयर्स अगो अपने भी 4 पैरों पर चलते थे, बट वन ऑफ अस ट्राई टू स्टेप अप ऑन हिज बिहाइंड फीट्स एंड स्टैंड अप, स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, पिछले पैरों पर उसने अपना रखा वजन
और खड़ा हो गया, ट्राई टू स्टैंड अप, खड़े होने की कोशिश की, तो आज हम यहां हैं। हमने सीखा, इंसान ने जो पीछे गलतियां की हैं अपने रिपीट नहीं करती हैं, इसीलिए इंसान एडवांस होता जा रहा है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एनिमल, बिकॉज जो एक जानवर है वो अपने पूर्वजों की गलतियों को स्टोर नहीं कर सकता, अपने दिमाग में फीड नहीं कर सकता। एक कुत्ता किसी बस के नीचे आ जाए तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कुत्ता रोड क्रॉस ही नहीं करेगा, वो भी वैसे करेगा तो किसी दिन वो भी बस के नीचे आकर मर जाएगा। बट एक आदमी ऐसा नहीं करेगा, उससे जो गलती हुई होती है वो 99% चांसेस है कि वो रिपीट नहीं करेगा, जो उसके परिवार में या उसके आसपास जो उसने देखी है। He learns from his mistakes, वो गलतियों से सीखता है। He remembers, वो पुरानी चीजों को संभाल के रखता है, इसीलिए तो हम इतने एडवांस हैं। एंड द सेम थिंग डज दिस कल्चर, कल्चर भी वही चीजें करता है। अगर अपने पुराना कल्चर संभाल के रखते हैं, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, हमारे पास बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। यही E.M. फॉस्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि कल्चर मैटर्स, पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स दीज क्लासिक्स, these writers, these poets, but they have number of things we can learn, we can enjoy. People nowadays are, you can say, working very hard and क्या सुन रहे हैं? Rubbish. They are listening Honey Singh, they are listening बादशाह। मैं ठीक है आपकी पसंद होगी, बट बेटा दे आर लूजिंग समवेयर, बकवास सुन रहे हैं। सिर्फ यही दो नहीं, मतलब बहुत सारे हैं, कुछ भी कोई सेंस ही नहीं है क्या सुन रहे हैं। पुराने सुनो, उनमें कुछ है। कल्चर मैटर्स, वट एवर वी हैव लर्न, वी हैव एक्वायर्ड टूडे, वी हैव लर्न फ्रॉम आवर फोरफादर्स, दे हैव गिवन समथिंग। आज के लोग इसलिए कल्चर को इग्नोर करते हैं बिकॉज दे सेज दे हैव टू एक्सक्यूजेस। फर्स्ट इज दैट कि कल्चर बिलोंग्स टू अवर एंसेस्टर्स, आज के जमाने की चीज नहीं है। दूसरा एक्सक्यूज कि अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम इस एडवांस जमाने में पीछे रह जाएंगे। क्यों भाई? फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि उसी को लेकर बैठ जाना है, फॉलो करने का मतलब ये है कि उसको सीखना है। Modernism is a good thing, but forgetting your culture and tradition in the sake of modernism is a very bad thing. That's what E.M. Foster want to convey. वो एक कहानी बताता है कि आजकल लोग कैसे करते हैं इन पोइट्स के साथ, राइटर्स के साथ, कि एक बार एक राइटर के बारे में एक मैगजीन ने बहुत गलत छाप दिया। वो राइटर उनसे बहस करता है तो सॉरी मांगती है मैगजीन एक छोटे से कोने में, उसके बारे में गलत बड़ा बड़ा छापती है, सॉरी इतने से कॉलम में मांग लेती है। जब वो राइटर आगे से कॉन्फ्रंट करता है तो वो राइटर को ही सॉरी मांगना पड़ता है, बिकॉज दे हैव पावर, उनके पास पावर है, उनके पास पीपल है, स्ट्रेंथ है मैगजीन के पास। तो दिस शोज कि आजकल लोग पोइट्स के साथ, राइटर के साथ क्या सलूक करते हैं, बट दैट्स नॉट द व्हाट दे डिजर्व। ये ऐसा नहीं है कि वो यही डिजर्व करते हैं। दे डिजर्व गुड, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। उनको फॉलो करो, उनसे कुछ सीखो। दे आर द पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेसी, दे आर पिलर ऑफ दिस सोसाइटी। दैट्स व्हाट E.M. Foster said in this essay. तो यस, कल्चर मैटर, कल्चर मैटर करता है। कल्चर से ही हम सीखते हैं, कल्चर ही सब कुछ की नींव है, कल्चर से ही सब कुछ चलता है। तो नाउ योर थीम इज क्लियर फॉर द एसे। गो एंड रीड दिस एसे। आई होप you will enjoy this essay. Thank you so much. Sorry. Let's discuss its question and answers. Right? You will get a clear idea.
This is a question specialty of Richard Terry. There was a person in Richard Terry named, and his specialty was singing alone without an accompany. उसको मतलब कि साथी की जरूरत नहीं थी, वो अकेला गाता था. What kind of civilization is described by Sinclair Lewis in this novel? There are number of names, यानी factual description इस नॉवल में बहुत है, इस ऐसे में, तो वो आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है. It will make it boring if I told you. तो बबित में वो क्या कहना चाह रहा है, लुइस कह रहा है कि आजकल की जो जनरेशन है वर्किंग वेरी हार्ड, बीइंग मटेरियलिस्टिक, बट दे आर हैविंग अ पुअर सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, दे आर लिसनिंग रबिश, बकवास सुन रहे हैं. What did Dante write about the inscription on the gates of hell? नरक के द्वारों पर क्या लिखा है? वो कह रहा है नरक के दरवाजों पर they are written with power, wisdom and strength. Why does Foster say that cultivated people are like a drop of ink on the ocean? वो क्यों कह रहा है कि cultivated people हैं, यानी कि सभ्य लोग, cultured people, cultivated एक ही बात है कि वो ड्रॉप इन द ओशन, समुद्र में एक बूंद खो जाती है, पता नहीं चलता. उसी तरह एक कल्चर्ड बंदा है, वो कहीं भी जाके मिक्स हो जाता है, वो उस एरिया को अपना लेता है, मैचअप कर जाता है, वो अपनी अहंकार में, अपनी अड़ी में नहीं रहता है. He just adapts everything without forgetting his own culture and tradition. अपना भूले के बिना वो वहां को अपना लेता है. That's how they grow. इसी तरह ही वो आगे बढ़ते हैं. What are the two arguments of the people against culture? कल्चर के जो अगेंस्ट पीपल हैं उनके कौन से दो आर्ग्यूमेंट हैं? उनके आर्ग्यूमेंट हैं कि पहली बात तो अगर वो कल्चर एंसेस्टर्स का है, पूर्वजों का है, उनका नहीं है, उनकी काम की चीज नहीं है. दूसरा ये कि मान लो भी वो उसको फॉलो करने भी लग गए तो वो इस एडवांस जमाने में क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे. They will fall behind. Next question is wonderful. What does Foster mean by faith makes one unkind? विश्वास एक आदमी को निर्दयी बना देता है. कैसे बना देता है भाई? मान लो कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है. बेटा यहाँ जस्ट गेट ऑफ रिलीजन, इसमें चलो इसको छोड़ते हैं, चेंज द एग्जाम्पल. कोई आदमी है, वो किसी एक थॉट को पाले हुए है, उसकी एक सोच है, किसी पार्टी को, बीजेपी, कांग्रेस का है, आम आदमी का है, किसी का भी है. अगर दूसरी पार्टी वाला उसको कोई आइडिया देगा तो वो उसको पसंद थोड़ा आएगा, बिकॉज हिज ट्रस्ट इन हिज ओन पार्टी, उसको अपनी पार्टी में भरोसा है, उसके साथ उसका विश्वास जुड़ा हुआ है. उसको दूसरे का आइडिया पसंद नहीं आएगा एंड इट विल हर्ट हिम, उसको बुरा लगेगा. और जब वो हर्ट होगा तब वो कुछ भी बुरा करेगा. आप अक्सर देखते हैं लिंचिंग्स होती हैं, यानी कि बहुत सारी घटनाएं जो सिर्फ पार्टीबाजी के कारण हो जाती हैं. वो बीजेपी का था, वो कांग्रेस का था, वो आम आदमी का था, वो कॉमरेड था, वो ये था, वो ये था, वो ये था, वो ये था. बिकॉज दे जस्ट डिफेंड देयर ट्रस्ट, वो अपने ट्रस्ट को डिफेंड करते हैं, सही है या गलत है, उनके दिमाग में जो है उसको फॉलो करते हैं. दैट्स व्हाई ट्रस्ट मेक्स वन अनकाइंड, निर्दयी बना देता है विश्वास किसी आदमी को. तो बी आप कह सकते हैं कि एक ओपन माइंडेड बनो, ठीक है, जनरल आइडिया वाले. Why does Foster that Dante is a test case? फोस्टर कहता है कि डांटे एक टेस्ट केस है. तो दांते बताता है कि लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है टुवर्ड द क्लासिक्स, पोइट्स एंड राइटर्स, और कल्चर के बारे में. तो वो कहते हैं कि इसके बारे में हमें डिस्कशन करनी चाहिए, इसको एक टेस्ट केस मानकर इस पर हमें इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, इस पर डिस्कशन, इस पर रिसर्च करनी चाहिए. What reason did Mrs. Lewis give for the aggressive attitude of popular fiction towards classic? आजकल जो पॉपुलर फिक्शन है उसका क्लासिक के, पुराने कल्चर के, यानी पुराने जो रिटन है उनकी तरफ अग्रेसिव एटीट्यूड है. वो क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज दे हैव पावर, दे हैव पीपल, दे हैव मनी, दे हैव एवरीथिंग एंड दे आर डिफेमिंग द क्लासिक्स. वो पुराने जमाने वाले जो फिक्शन है
पुराने जमाने के क्लासिक है उसको क्या कर रहे हैं बेटा, डिफेम कर रहे हैं, उसको उसकी जो इज्जत है, उसका जो चाहिए उसको औदा उसको नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे कहते हैं पुराने जमाने में बकवास था, बोरिंग था, आजकल है वो मजेदार है। एंड वी आर फॉलोइंग द सेम इन सेक ऑफ मॉडर्निज्म। So please follow modernism, but don't forget your culture and tradition. That's what I want to say, and that's what E.M. Foster wanted to say. That's it for the essay. Thank you so much.